नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अल्टीमेट ऑडियो बुक पर बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी 11th क्लास की। एनसीईआरटी 11th क्लास की विश्व इतिहास के कुछ विषय, जिसका आज विषय नंबर है 11। आज हम इस विषय को 11 को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। आधुनिकीकरण के रास्ते। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। लंबी परंपरा के वारिस छिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण जान पड़ती थी, जबकि नन्हा सा द्वीप देश जापान अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा। वह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपटों में आ गया। दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में और यहाँ तक कि ताइवान 1895 तथा कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी रही और उनके सामने कई कठिनाइयां आई। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया, साथ ही अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वे क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन 1970 के दशक के आखिरी तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश का विचाराधात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक दृष्टि और विकास में बाधा डाल रही। इस वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, यद्यपि इसमें पूंजीवाद और मुक्त व्यापार की वापसी हुई, तथा साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अब भी बरकरार रहा। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में झोंक दिया। 1945 में आंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार माननी पड़ी। अमेरिकी आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था और यह सफर उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आजाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। जापान में जिस तेजी से विकास हुआ वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपरा की सुदृढ़ता, उनकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता है कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। ऐसा समझा जाता है कि अतीत वे मानक पेश करता है जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया जा सकता है। इसलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना की। सिमा छियन 145 से 90 ईसा पूर्व को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। जापान में चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसी महत्व दिया जाने लगा। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से एक था 1860 में एक ब्यूरो की स्थापना, जिसका काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना। इसका एक अन्य उद्देश्य मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नजरिए से लेखन करना था। लिखित शब्द का बहुत सम्मान था और साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था। इसका नतीजा यह रहा कि भांति के लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। सरकारी इतिहास, विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक परिचय, मुद्रांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे। और यह संभव है कि 18वीं शताब्दी के चीन और जापान की किसी किताब के वितरण का पता लगाया जा सके। आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और भिन्न तरीकों से किया। आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिकों जैसे लिमांग छिचाओ या जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शकों में से एक कुमै किनीताको जैसे बौद्धिकों के काम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखन, जैसे इटली के मार्को पोलो, जो चीन में 1274 से 1290 तक रहे, चीन में जेसुइट पादरी मैटियो रिक्की और जापान में लुई फ्राय जैसे बुद्धिजीवियों के काम को भी आगे बढ़ाया। इन सभी ने देश के बारे में समृद्ध जानकारियां दी
आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनरियों के लेखन से भी फायदे हुए, जिनके काम से इन देशों के बारे में समझ बताने के लिए बहुमूल्य सामग्री मिलती है। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का विशाल भंडार उपलब्ध है। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैमसन के कार्य से इसकी शुरुआत हुई। हाल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखी चीजें अंग्रेजी में अनुदित हुई। उनमें से कुछ विद्वान तो विदेशों में ही पढ़ाते और अंग्रेजी में लिखते। 1980 से कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते हैं और जापानी में लिखते आए हैं। मतलब यह है कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों के आने वाला विविधतापूर्ण लेखन उपलब्ध है, जो हमें इन देशों को अधिक विस्तृत और गहन परिचय देता है। नाइतो कोनन 1866 से 1934। जापान में कुल नाम व्यक्तिगत नाम से पहले लिखा जाता है। ये चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे, जिनके लेखन ने अन्य जापानी लेखकों को प्रभावित किया। जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही। नाइतो ने अपने काम को पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकों तथा पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। सिनारॉन चीन पर 1914 में उन्होंने तर्क दिया कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी सुंग राजवंश यानी चीनी सुंग राजवंश का जो समय काल है वो 960 से 1279 के काल से चले आ रहे अभिजात वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं। उनका मानना था कि स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने का यही रास्ता है और सुधार यही से शुरू होने चाहिए। उन्हें चीनी इतिहास में ऐसी क्षमताएं नजर आई जो चीन को आधुनिक और लोकतांत्रिक बना सकती थी। उनके मुताबिक जापान चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वह चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाए। परिचय। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफी अंतर है। चीन विशालकाय महाद्वीप देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं। पीली नदी हुआंग है, यांगसी नदी छांगजियांग दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी और पर्ल नदी। देश का बहुत सा हिस्सा पहाड़ी है। पूर्व एशिया का यहाँ पर मानचित्र दिया हुआ है, देखते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर में रूस दिखाई देगा, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है, ठीक है। मंगोलिया चीन में है, चीन, भारत। इधर ये जो रेड पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या मंचूरिया, होकाइंदो, होन्शु, टोक्यो, क्योतो, हिरोशिमा। तो ये जो यहाँ पर जापान के आइलैंड हैं, ठीक है, द्वीप समूह हैं, इनको उत्तर से दक्षिण के रूप में लिखने के लिए अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक क्यूशु। उधर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दिखाई दे रहा होगा। संघाई चीन में है। जापानी क्षेत्र 1941 ताइवान, यानी कि एक समय तक मंचूरिया और संघाई भी जापान में शामिल हुआ करते थे। हान सबसे प्रमुख जाति समूह है और प्रमुख भाषा है चीनी, यानी पुतों गहुआ, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं हैं, जैसे कि उइगुर, हुई, मांचू और तिब्बती। कैंटनीज कैंटन की बोली उई और संघाईनीज संघाई की बोली वू जैसे बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है। इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली दक्षिणीय कैंटोनी है, जो कैंटन व उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज्यादातर चीनी कैंटन प्रांत से आते हैं। जाना माना डिमसम यानी शाब्दिक अर्थ दिल को छूना, यही का खाना है, जो गुथे हुए आटे को सब्जी आदि में भरकर उबालकर बनाए गए व्यंजनों जैसा होता है। उत्तर में गेहूं मुख्य आहार, जबकि सेंचुआन में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। इसके विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है, इसमें 4 बड़े द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, होकाइदो और ओकिनावा। द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है। लगभग बहामास वाले ही अक्षांश पर मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहां की वास्तुकला को प्रभावित किया है।
अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक यानी कि एनू भी बोलते हैं और कुछ कोरिया के लोग हैं जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ट्राइब कहाँ से संबंधित है, याद रखिए इसको। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत। कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। अब बात करेंगे जापान की। तो जापान राजनीतिक व्यवस्था जापान की कैसी है। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी से आते आते अगली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। देश 250 भागों में विभाजित था, जिसका शासन दैम्यो चलाते थे। शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन दैम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो आधुनिक टोक्यो में रहने का आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा न रहे। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर नियंत्रण रखते थे। सामुराई योद्धा वर्ग शासन करने वाले कुलीन थे और शोगुन तथा दैम्यो की सेवा में थे। 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तनों ने आगे के विकास की तैयारी की। पहला, किसानों से हथियार ले लिए गए और अब केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। दूसरा, दैम्यो को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए, उन्हें काफी हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई। तीसरा, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। इन सबका मिला जुला मकसद राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना था। दैम्यो की राजधानियां बड़ी हुई, जिसके चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। इसके अलावा ओसाका और क्योतो अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे। कम से कम 6 ऐसे गढ़ वाले शहर उभरते जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। तुलना में उस समय से ज्यादातर यूरोपीय देशों में केवल एक बड़ा शहर था। इससे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और वित्त और ऋण की प्रणालियां स्थापित हुई। व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। शहरों में जीवन संस्कृति खिलने लगी, जहां तेजी से बढ़ते व्यापारी वर्ग ने नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। चूंकि लोगों को पढ़ने का शौक था, होनहार लेखकों के लिए यह संभव हो सका कि वे केवल लेखन से अपनी जीविका चला लें। एदो में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। इससे यह पता चलता है कि छपाई किस स्तर पर होती थी और पढ़ना कितना लोकप्रिय था। छपाई यानी यहाँ पर दिया हुआ छपाई लकड़ी के ब्लॉकों से की जाती थी। जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे। जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ा, जिसकी वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। उन्होंने क्योतो के निशिजन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। निशिजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माने जाने लगा। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास दिखाते हैं कि अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। सामाजिक और बौद्धिक बदलावों, मिसाल के लिए प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन ने लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जापान पर चीन का प्रभाव किस हद तक है, और यह तर्क पेश किया गया था कि जापानी होने का सार चीन के संपर्क में आने से बहुत पहले से का है। यह सार की कहानी जैसे उच्च प्राचीन साहित्य में और जापान की उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। ये मिथ की कहानियां बताती हैं इन द्वीपों को भगवान ने बनाया था और सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी थे। यहाँ पर देखिए, निशिजन क्योतो की एक बस्ती है। 16वीं शताब्दी में वहाँ 31 परिवारों को बुनकर संघ था। 17वीं शताब्दी के आखिरी तक इस समुदाय में 70,000 लोग थे। रेशम उत्पादन फैला और 1713 में केवल देसी धागा इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए, जिससे उसे और प्रोत्साहन मिला। निशिजन में केवल विशिष्ट प्रकार के महंगे उत्पाद बनाए जाते थे। रेशम उत्पादन से ऐसे क्षेत्रीय उद्यमी वर्ग का विस्तार हुआ जिन्होंने आगे चलकर तोकुगावा व्यवस्था को चुनौती दी। अब 1859 में विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई। जापान से रेशम का निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का प्रमुख स्रोत बन गया। एक ऐसे समय में जबकि जापानी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वस्तुओं से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। गेंची की कथा मुरासाकी शिकुबु द्वारा लिखी गई हेयान राजदरबार की यह काल्पनिक डायरी द टेल ऑफ द गेंजी जापानी साहित्य में प्रमुख कथाकृत बन गई। इस काल में मुरासाकी जैसे अनेक लेखिकाएं
ओब्रिजिनों ने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। इस उपन्यास में कुमार गेंजी की रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई और हेयान राजदरबार के अभिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर पेश की गई। इसमें यह भी दिखाया गया कि औरतों को अपने पद चुनने और जिंदगी जीने की कितनी आजादी थी। मेजी पुनर्स्थापना 1867 से 68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेंजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी। इसी बीच 1853 में अमेरिका में कॉमोडोर मैथ्यू पेरी, जिनका जीवन समय है ये 1794 से 1858 को, जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वह था हॉलैंड। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई, जिसे तब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। 1868 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नामकरण हुआ टोक्यो, जिसका मतलब पूर्वी राजधानी यानी टोक्यो। अधिकारीगण और लोग यह जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। ब्रितानियों के हाथों चीन की हार की खबरें फैल रही थी और इन्हें लोकप्रिय नाटकों में दर्शाया भी जा रहा था। इन सब के चलते लोगों में एक असली डर बन रहा था कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है। बहुत से विद्वान और नेता यूरोप के नए विचारों से सीखना चाहते थे, बजाय उनकी अपेक्षा करने के, जैसा कि चीन ने किया था। कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए अपने से दूर रखना चाहते थे, हालांकि वे उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया। सरकार ने फुकुहुई क्योहे समृद्ध देश मजबूत सेना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने यह समझ लिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई। इसके साथ ही नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का अभिप्राय है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे और नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राजतांत्रिक व्यवस्था के नमूनों को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भेजा गया। सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया, लेकिन साथ ही उनसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया। वह पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगा और उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिनियम जारी किए जाने लगे। 1890 की शिक्षा संबंधी राज्याज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता ने सार्वजनिक एवं साझी हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया। 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया और 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रह पाया। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। शुरू में पाठ्य चर्चा पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी, लेकिन 1870 के दशक आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। शिक्षा मंत्रालय पाठ्य चर्चा पर, किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था। जिसे नैतिक संस्कृति का विषय कहा गया, उसे पढ़ना जरूरी था। किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है कोमोडोर पेरी जापानियों की निगाह से। ये ऐसा चित्र बना हुआ है। पेरी का जहाज यहाँ पर एक चित्र में बना हुआ है। लकड़ी के ब्लॉक का एक जापानी छापा। जापानी जिन्हें काले जहाज, इनकी लकड़ी के जोड़ों को कोल तार से सीलबंद किया जाता था, कहते थे। उन्हें ऐसे चित्रों और कार्टूनों में दिखाया गया जिनमें अजीबोगरीब विदेशियों और उनकी आदतों को दर्शाया गया। ये चित्र जापान के खुलने के शक्तिशाली प्रतीक बन गए।
आज विद्वान यह तर्क देते हैं कि जापान कभी बंद ही नहीं था, क्योंकि उसकी पूर्वी एशिया के व्यापार में भूमिका थी और उसके लोग हॉलैंड और चीन निवासियों के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में जानते थे। यहाँ पर दिखा हुआ है जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती थी। इनमें से एक कांजी जापानियों ने चीनियों से 6ठी शताब्दी में ली, क्योंकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है। उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास किया, हिरागाना और कताकाना। हिरागाना नारी सुलभ समझी जाती है, क्योंकि हेयान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थी, जैसे कि मुरासाकी। यह चीनी चित्रात्मक चिन्हों के और ध्वन्यात्मक अक्षरों गाना अथवा कताकाना को मिलाकर लिखी जाती है। शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह के लिखा जाता है और बाकी का हिरागाना में। ध्वन्यात्मक अक्षरमाला की मौजूदगी के चलते ज्ञान कुलीन वर्गों से व्यापक समाज में काफी तेजी से फैल सका। 1880 के दशक में यह सुझाव दिया गया कि जापानी या तो पूरी तरह से ध्वन्यात्मक लिपि का विकास करें या कोई यूरोपीय भाषा अपना ले। दोनों में से कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे होंगे जापानी लेख कांजी चीनी चित्रात्मक चिन्ह लाल कताकाना, नीला हिरागाना, हरा। यहाँ पर 3 कलर आपको दिख रहे हैं। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था, जिससे स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जा सकें। साथ ही इकाइयां सेना के लिए भर्ती केंद्रों के काम आ सकें। 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम अनिवार्य हो गया था। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रख सके और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सके। इन तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया, यानी कि संविधान बनने के बावजूद यह 2 गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर हो रहे। लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन 2 अलग आदर्शों को महत्व देने के लिए दूरगामी नतीजे हुए। सेना ने और इलाके जीतने के मकसद से मजबूत विदेशी नीति के लिए दबाव डाला। इस वजह से चीन और रूस के साथ जंग हुई। दोनों में ही जापान विजयी रहा। अधिक जनवाद की लोकप्रिय मांग अक्सर सरकार की इन आक्रामक नीतियों के विरोध में जाती थी। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसे अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला और साथ ही उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कहाँ पर? जापान में। मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की पहली रेल लाइन 1870 से 72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया। साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा गया। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं को प्रारंभ किया गया। मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिली। इससे जापानी व्यापार जापानी जहाजों में होने लगा। जायबात्सु बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था का प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। पहले उत्तरी टापू होकाइदो की ओर, जो काफी हद तक स्वतंत्र इलाका था और जहां आइनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे। फिर हवाई और ब्राजील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ उद्योग के विकास के साथ लोग शहरों में आए। 1925 तक 21% जनता शहरों में रहती थी। 1935 तक यह बढ़कर 32% हो गई। 2.55 करोड़ जनता बढ़ गई। अब बात करेंगे नेक्स्ट आगे की, तो यहाँ पर औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाख से बढ़कर 1913 में 40 लाख पहुंच गई। और अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे, जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। इन आधुनिक कारखानों में काम करने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं थीं। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही किया। 1900 के बाद
कारखाने में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई। कारखानों से मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। 100 से ज्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में 1000 थी। 1920 तक आते आते इनकी संख्या 2000 से ज्यादा हो गई और 1930 के दशक में यह 4000 पहुंच गई। इसके बावजूद 1940 में 5,50,000 कारखानों में 5 से कम मजदूर काम करते थे। इससे परिवार केंद्रित विचारधारा बनी रही। उसी तरह जिस तरह राष्ट्रवाद को मजबूत पैतृक व्यवस्था का सहारा था, जहां सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था, उद्योग की तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ। संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य तनाको सोजो ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा। जब 800 गांव वासी जन विरोध में इकट्ठे हुए, उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। अब तनाका सोजो हैं, एक किसान के बेटे, ने अपनी पढ़ाई खुद की और एक मुख्य राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरे। 1880 के दशक में उन्हें जनवादी हकों के आंदोलन में हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने संवैधानिक सरकार की मांग की। यह पहली संसद डायट में सदस्य चुने गए। उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बल नहीं दी जानी चाहिए। आसियो खान से वातारा से नदी में प्रदूषण फैल रहा था, जिसके कारण 100 वर्ग मील की कृषि भूमि बर्बाद हो रही थी और 1000 परिवार प्रभावित हो रहे थे। आंदोलन के चलते कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण के तरीके अपनाने पड़े, जिसमें 1904 तक फसल सामान्य हो गई। आक्रामक राष्ट्रवाद। मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था। उसने डाइट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उसकी कानूनी सोच जर्मनी की सोच से प्रभावित थी। शाही पुनः स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। 1918 और 1931 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्री परिषद बनाए। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई गई राष्ट्रीय एकता मंत्री परिषद के हाथों अपनी सत्ता खो दी। सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 से यह माना जाने लगा कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है। 1899 में प्रधानमंत्री के आदेशों में दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। सेना का मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि इस डर से जुड़े हुए थे कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है। इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूली जाने वाले उच्चतर करों के खिलाफ उठाने वाली आवाज को दबाने में इस्तेमाल किया गया। पश्चिमीकरण और परंपरा। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग अलग थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे, जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को अपनी एशियाई लक्षण को छोड़ देना चाहिए और पश्चिमी का हिस्सा बन जाना चाहिए। अब ये फुकुजावा युकिची हैं कौन? इनका जन्म एक गरीब सामुराई परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई। इन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा और बाद में अंग्रेजी भी। 1807 में वे अमेरिका से पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में गए। इससे उन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत कुछ मिला। उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे। यह किताब बहुत ही लोकप्रिय। उन्होंने एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया जो आज क्योतो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता। वे मेरोकुसा संस्था के मुख्य सदस्यों में से थे। ये संस्था पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करती थी। अपनी एक किताब ज्ञान के लिए प्रोत्साहन यानी गाकू नो सुस्मे में उन्होंने जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की। जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने आधुनिक कारखानों व संस्थानों के अलावा पश्चिम के सांस्कृतिक सारतत्व को भी बढ़ावा दिया, जो कि उनके मुताबिक सभ्यता की आत्मा है। उनके जरिए एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा। इनका सिद्धांत था, स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, न ही इंसान को इंसान के नीचे। अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। दर्शन शास्त्री मियाके त्सुतो ने तर्क दिया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना अपने को विश्व को समर्पित करना है। इसकी तुलना में बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ
आकर्षित थे और वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाली उनकी जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता उसकी एमोरी फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था से ज्यादा कीमती चीज है आजादी। कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार की सिफारिश की। इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य किया। आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।